ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, आप पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ये संस्थान क्या कार्य करता है? पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का यही काम है कि जहाँ पे भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ में शिक्षा देकर और रिसर्च चलाकर, ताकि लोगों को अच्छी तरह सेवाएं पहुंच सकें और कोई कमजोरी हो तो उसको हम हटा सकें। तो उसी के ऊपर हमारा दृष्टि केंद्रित करते हैं और हर एक जगह इसके लिए जो कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए वो बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह सबको ट्रेनिंग देते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आप देश में जो कोरोना की वर्तमान स्थिति है इसके बारे में क्या कहेंगे? जहां एक ओर देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है, वहीं हम कह सकते हैं कि लगभग 50,000 या 48,000 लोग इससे मरीज ऐसे हैं जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो जो ठीक होने वाले रोगियों की जो दर है वो भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल सिचुएशन कैसी है इस समय हमारे देश में? ऐसा है कि जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है ये टेस्टिंग के ऊपर भी आधारित है। शुरुआत में थोड़ा टेस्टिंग की गति कम थी, अभी टेस्टिंग काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो इसीलिए कई सारे मरीज पहचान में आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी बहुत बीमार है, कई लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी बहुत ही हल्की ओर से छू चुकी है और वो सभी ठीक हो जाएंगे। हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्या ये बीमारी कोई घातक रूप में कईयों को बहुत बीमार बनाकर अस्पताल भेजती है, इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है, या मृत्यु भी मतलब खतरा भी होता है या नहीं। हम अगर मृतकों की संख्या देखें वो बहुत कम है अभी भारत के आबादी के मुकाबले में। डॉक्टर रेड्डी, इस समय लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी गई है और जैसे हम कह सकते हैं कि जो जिंदगी है वो धीरे धीरे वापस लौट रही है। लोगों ने अपने ऑफिस से जाना शुरू कर दिया है, दुकानें खुलने लगी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे करके शुरू किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कुछ तो छूट हुई है, वो गलत बात थी, और उसके बारे में हमें चिंता करते हुए आगे के जो हमारे फर्ज हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको नहीं भूलनी चाहिए। तो इसीलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक तो हम एक सामुदायिक रूप में इस वायरस को फैलने से रोक लगाएं, दूसरा खुद की रक्षा मतलब आत्मरक्षा कर लें और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा के रखें। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है कि एक तो हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें, और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। अगर साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर वो उपलब्ध हो तो, क्योंकि ये वायरस का प्रवेश करने के 3 द्वार होते हैं। पूरे चेहरे पे भी है, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, तीसरा आंख के द्वारा। मास्क पहनने से वायरस का प्रवेश नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा रुक जाता है। उसके साथ साथ अगर ऐनक भी पहन लें तो आंखों द्वारा भी वो वायरस का प्रवेश रुक जाता है। और हाथ हम अक्सर धो लें, किसी चीज से भी अगर वायरस हमारे हाथ पे पहुंच गया तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए एक टीकाकरण सेवाओं के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में जो नवजात शिशु हैं उनका टीकाकरण जारी रहेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिल्कुल आवश्यक है जी। ऐसा नहीं है कि हम खाली कोविड या कोरोना के ऊपर ही ध्यान दें और बाकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बिल्कुल आवश्यक है जो कदम, उनकी अश्रद्धा करें। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम देखें कि नवजात शिशु को जो टीकाकरण मिलनी चाहिए वो तो बिल्कुल टीके लगवाने चाहिए, और बाकी बीमारियों का भी हमें ठीक से जो आवश्यक इलाज है वो भी करनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बाकी जो कोई भी काम करना है वो भी हमें काम चलाना चाहिए और कोविड का भी काम साथ साथ चलाना चाहिए। तो इसके लिए हमें काफी एकजुट होकर स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा मजबूत बनाना चाहिए। इसमें लोगों का सहकार भी बिल्कुल आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हर प्राथमिक सेवा में डॉक्टर ही उनकी आवश्यकता हो। प्राइमरी हेल्थ केयर में आशाएं हैं, नर्स मिडवाइफ्स है, और उनके साथ अगर सिटीजन वॉलंटियर्स भी जुट जाए तो कोरोना के लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कहते हैं, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के जो लोग उनसे मिल चुके हैं के पहचान के लिए जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की आवश्यकता होती है, या कोई होम आइसोलेशन में है उनके अगर पहचान होनी चाहिए कि क्या कितने किस हद तक बीमार हैं,
या किसी को खांसी और बुखार का बीमारी है तो उनका पहचान करके जांच कराने का फर्ज जो होता है प्राथमिक सेवाओं का, ऐसी चीजों में आम नागरिक भी हाथ बटा सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे। अदर देन कोरोना, हमारा देश ऑलरेडी जो ग्लोबल वैक्सीन मार्केट है उसमें मार्केट लीडर है। 60% हिस्सेदारी हमारे देश की है जो वर्ल्ड वैक्सीन पूरी मार्केट है, और यूएन को भी हम बहुत 60 से 80% वैक्सीन सप्लाई करते हैं। तो कोरोना को लेकर जो विभिन्न रिसर्च कर रहे हैं हमारे देश में, तो क्या अभी ताजा स्थिति है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर सारे देशों में परिस्थिति देखा जाए, तकरीबन 100 जो इंस्टीट्यूशंस जो है वो वैक्सीन के खोज में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सफल हो जाएंगे। कुछ वैक्सीन के जो कैंडिडेट्स है हो सकता है कि वो सफल रूप में आगे आए। वो कितने आएंगे और कितने महत्वपूर्ण साबित होंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि वैक्सीन के बारे में आप ये बिल्कुल जानकारी रखनी चाहिए कि एक तो कोरोना के मुकाबले में उसको रोकने के लिए एक तो सफल होनी चाहिए वैक्सीन, दूसरा सेफ भी होनी चाहिए, मतलब उसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उससे कोई खतरा भी नहीं होनी चाहिए। WHO का कहना है कि कम से कम 18 महीने लगेंगे एक अच्छा वैक्सीन सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो, क्योंकि एक तो वैक्सीन के ट्रायल्स में कई सारे स्टेजेस हैं और दूसरा मास प्रोडक्शन। ये देखिए, ऐसा वैक्सीन नहीं है कि कुछ ही देशों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए है, सारा दुनिया मांगेगा इस वैक्सीन को। तो भारी मात्रा में उस वैक्सीन को उत्पन्न करने में काफी टाइम लगेगा। भारी मात्रा में और कम खर्चे में उसका उत्पादन करना भारत का एक अहम शक्ति है, जो मेरे ख्याल से वो शक्ति सारा दुनिया मांगेगी। जी डॉक्टर साहब, और आपने WHO की बात की, तो आज का दिन बहुत खास है जब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का जो पदभार है वो संभाला है। देश के लिए एक बहुत गर्व करने वाली बात है। हमने शुरू से कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, और WHO का नेतृत्व इस समय में, इस क्लिष्ट परिस्थिति में एक भारतीय को मिलना हमारे सबके लिए गर्व की बात है। क्वारंटीन जब आप हो जाते हैं तो उस केस में आपको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? और दूसरा सवाल है कि अगर आपके पास कोई ब्लड सैंपल लेने जाता है नॉर्मल केस में भी, और अगर कोरोना का आपको टेस्ट करवाना है, तो किस तरह की सावधानियां हमें लैब में बरतनी चाहिए? क्वारंटीन और आइसोलेशन में फर्क है। क्वारंटीन का मतलब हमें पता नहीं है कि किसी व्यक्ति को वायरस का संक्रमण हुआ या नहीं, वो ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। आइसोलेशन का मतलब है कि वायरस का संक्रमण का सबूत मिल चुका है और उनको अलग जगह पे रखते हैं ताकि उनसे दूसरों को ये वायरस संक्रमित ना हो। मगर कुछ भी हो, अगर होम क्वारंटाइन में रहें, बस यही सावधानी बरतनी चाहिए कि ये सोच के कि हो सकता है मेरे अंदर वायरस है और मुझसे घर वालों को और किसी को ये वायरस का संक्रमण नहीं होना चाहिए, जब तक मेरा पूरा तरह ये तय हो जाए कि रोग के लक्षण मुझ में नहीं है और मेरा टेस्ट भी ठीक निकला है। तो इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं या फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं, एक दूसरे से 2 मीटर फर्क रखने का, हाथ साफ रखने का और मास्क पहनने का, वो सारे जो है हम कहते हैं कि ये बिल्कुल आवश्यक है। उन नियमों का पालन करना भी जरूरी है। और अगर खून का जांच देना है तो खून का जांच दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर रेड्डी, जो लोग कोरोना कैरियर हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ पता नहीं है कि ये पॉजिटिव हैं या नहीं है, ऐसे लोगों से हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो लोग सिम्प्टोमेटिक भी होते हैं बाद में, उनमें भी ये पाया गया कि सिम्टम्स बाहर प्रकट होने के पहले 2-3 दिन पहले से ही अगर ये वायरस से संक्रमण होता है, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मैंने कहा, 2 मीटर का फासला रखना, मास्क पहनना, अगर हम सब लोग यही करेंगे तो एक दूसरे से ये एसिम्प्टोमेटिक लोगों से और ये प्री सिम्प्टोमेटिक बीमारी के पहले ही जो फैलने का खतरा है वो भी टाल सकते हैं। हमें बस ये सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि खतरा किस ओर से आ रहा है हमें पता नहीं है। डॉक्टर रेड्डी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।